3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शारदीय नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ। शुभ मुहूर्त में घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ इस बार 8 दिन होगी मां दुर्गा की पूजा। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना व आराधना के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ गुरुवार को शुभ मुहूर्त में हो गया। शारदीय नवरात्र पर गुरुवार सुबह घरों व मंदिरों में घट स्थापना के साथ मां अम्बे की नियमित पूजा अर्चना, आराधना और उपवास का पर्व नवरात्र प्रारंभ हो गया। इस बार चतुर्थी और पंचमी तिथि एक होने से एक तिथि का क्षय हो रहा है, जिसकी वजह से नवरात्र 8 दिन के होंगे। 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हुए नवरात्र महोत्सव में महाअष्टमी 13 अक्टूबर को, महानवमी 14 अक्टूबर को और दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस साल भी दुर्गा पूजा के लिए सार्वजनिक पंडाल व गरबा रास के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। लिहाजा कहीं भी डांडिया रास और पूजा पंडाल नहीं सजाए गए। लोग अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के लिए घरों व मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं। गुरुवार को पहले नवरात्र पर मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए विभिन्न मंदिरों में माता भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि अधिकतर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की पालना देखी गई। वहीं कई जगह नियमों की अवहेलना होती हुई भी नजर आई। कई भक्तों ने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे थे। फायसागर रोड स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में गुरुवार नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर आरती की गई। इस मौके पर भक्तों ने माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। मंदिर के पुजारी ने मंगल कामना के साथ सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय स्थित दुर्गा माता देवालय में पंडित तरुण कुमार शर्मा के आचार्यत्व में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक मेहरा सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। पंडित तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही कष्टों का नाश होता है। उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना और मौसमी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की है। आज जो भगवती के असोच के नवरात्रि होते हैं, जिसमें भगवती की विशेष पूजा होती है, दुर्गा सप्तचंडी का यज्ञ होता है, भगवती का देवी कवच का, अगला सूत्र का, रात्रि सूत्रम का, देवी सूत्रम का और भगवान के जो दुर्गा सप्तचंडी के 13 अध्याय उनका देवी यज्ञ और हवन पूजन होता है। उसके द्वारा भगवती सबकी मनोकामनाओं का सिद्धि को पूर्ण करती है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा सप्तचंडी यज्ञ में विहित है कि जो भगवान दुर्गा सप्तचंडी का 8 दिवस में सप्तचंडी यज्ञ करता है, महाचंडी यज्ञ करता है, उसकी सब मनोकामनाओं का सिद्धि पूर्ण होती है और सुख और समृद्धि का भंडार भगवती प्रदान करती है। इस भगवती की दुर्गा स्थापना के दिन प्रथम दिवस से घट स्थापना के दिन प्रारंभ होता है। इसमें गणेश जी महाराज का, नवग्रह का, षोडश मातृका का, सर्वोत्तर देवताओं का और भगवती के 8 दिवस का अखंड ज्योत का मंगल रूप में प्रज्वलित कर विराजमान किया जाता है। इस पूजन के द्वारा सबके कल्याण के लिए और जो महामारी आ रही है, जो रोग आ रहा है, जो संकट आ रहा है, कोरोना के रूप में, डेंगू के रूप में जो संकट आ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए माता जी से विशेष प्रार्थना की गई। राज्य की महाविद्यालय में प्राचार्य श्रीमान जी दीपक जी मेहरा, श्रीमान जी ठाकुर जी मुलानी, श्रीमान जी प्रकाश जी, श्रीमान जी इंद्र जी वेदी और सभी कॉलेज स्टाफ के द्वारा भगवान का पूजन किया गया और देव यज्ञ किया गया। बहिरंगगढ़ चौराहे स्थित अम्बे माता मंदिर पर शारदीय नवरात्र का आयोजन कोरोना नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जय अम्बे नवयुवक सेवा ट्रस्ट के सचिव संदीप गौड़ के मुताबिक प्रथम नवरात्र पर प्रातः 8 बजे विधिवत घट स्थापना कर आरती की गई। इस दौरान 9 दिनों तक नियमित सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे माता की महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें भक्त सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मां अम्बे के दर्शन कर सकेंगे। इस बार मां अम्बे मंदिर को राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा के मुताबिक आकर्षक फूल पत्तियों और मांडों से सजाकर आकर्षक रोशनियों की व्यवस्था करके मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके अलावा अजमेर शहर के प्रमुख शास्त्री नगर मेहंदी खोला माता मंदिर, नौसर घाटी स्थित नौसर माता मंदिर, लोहाखान स्थित वैष्णो देवी मंदिर, नगीना बाग जतोई दरबार वैष्णो माता मंदिर, रामगंज काली माता मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में शारदीय नवरात्र के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं।
जहां भक्तों को कोविड-19 नियमों की पालना करते हुए दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। जय माता दी। आज प्रथम नवरात्र है। माता जी की सुबह 8 बजे मंदिर के ऊपर घट स्थापना की गई है। उसके बाद 8 बजे आरती और शाम को 7 बजे आरती होगी और रोज़ आरती सुबह 9 बजे और शाम की आरती 7 बजे होगी। 9 दिन तक खुलेगा। 9 दिन रात को 11 बजे पटमंगल होंगे। भाई कोरोना काल को देखते हुए रात को 11 बजे तक हम पटमंगल करेंगे। 11 बजे बाद मंदिर पर पटमंगल हो जाएंगे। किसका मंदिर है? ये चामुंडा माता का मंदिर है। ये फायसागर रोड स्थित गांव बोराज में पड़ता है और यहाँ आज नवरात्रों की घट स्थापना हो गई सुबह 6 बजे और यहाँ दिन में 3 आरती होती है, सुबह 9 बजे, 12 बजे और शाम को संध्यावड़े। और ये पूरे नवरात्रे चलेगी ऐसी 3 आरतियाँ। और आज नवरात्र में लॉकडाउन के बाद पहली बार दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मंदिर पहुँचे हैं और अपनी मन्नतें पूर्ण करने के लिए मंदिर आया है और माँ भवानी सुनेगी। लॉकडाउन के पश्चात आज एक रौनक दिखी मंदिर में जो बहुत बढ़िया है और इनकी मन्नतें पूर्ण करेगी माँ भवानी। कितने वक्त बाद ये रौनक दिखी है? ये लगभग लॉकडाउन के बाद पहली बार ही ऐसी रौनक हुई है और ये श्रद्धालुओं की पीड़ा हरण होगी इस नवरात्रों में माता की कृपा से। यहाँ भंडारा जैसे नवरात्र खत्म होगा, 10वीं को भंडारा, आम भंडारा होगा, आम पब्लिक के लिए भंडारा चलेगा और ये मंदिर कमेटी की ओर से होता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी सम्मानित। ग्रुप हेडक्वार्टर्स उदयपुर द्वारा दोनों अधिकारियों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। एनसीसी निदेशालय राजस्थान ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में आयोजित विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले एनसीसी अधिकारियों को सम्मानित किया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के 11 राज बटालियन एनसीसी यूनिट के लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत व 2 राज नेवल एनसीसी यूनिट के सब लेफ्टिनेंट विनय कुमार को मंगलवार को उदयपुर के महाराणा कुंभा सभागार में आयोजित समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक मेहरा ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय एनसीसी अधिकारी सब लेफ्टिनेंट विनय कुमार और लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत को राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा संचालित सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए LK जैन एयर कमांडर उपनिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान निदेशालय द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे 2 जो सह आचार्य हैं उनको अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीसी द्वारा प्रदान किया गया है वर्ष 2021-22 के लिए। और उसमें हैं हमारे डॉक्टर विनय कुमार जो 2 राज नेवल विंग के हैं और मिसेस मीनाक्षी गहलोत जो 11 राज आर्मी विंग की हैं। नाम रोशन किया है इन दोनों ने कॉलेज का नाम रोशन किया है। सब लेफ्टिनेंट विनय कुमार और लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत ने बताया कि कोरोना काल के दौरान सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने, साथ ही एनसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सामाजिक भागीदारी में योगदान करवाते रहने, एनसीसी अधिकारियों द्वारा राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न एनसीसी शिविरों में कैडेट व महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर भेजने, महाविद्यालय के अनेक एनसीसी कैडेट्स आज राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। महाविद्यालय के लिए एक गौरव का विषय है कि महाविद्यालय में संचालित एनसीसी यूनिट के अधिकारियों का सम्मान राज्य स्तर पर किया गया है। ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर के द्वारा आयोजित अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्राइज़ से हम 2 ऑफिसर्स को नवाजा गया और यह हमारे अनवरत काम का नतीजा था जिसको ग्रुप कमांडर महोदय ने साइलेंटली काम करने के लिए ऑब्जर्व किया और हमें चयनित किया। हम वर्ष पर्यंत इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिसमें सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, प्लस एनसीसी के कैरिकुलम है उसकी ट्रेनिंग देते हैं, नेवल विंग में बोट पुलिंग और बाकी एक्टिविटीज़ जो वाटर बोर्न एक्टिविटीज़ होती है वो करते हैं। उन सभी चीज़ों के कारण हमें इस चीज़ के लिए चुना गया। मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रत्येक वर्ष आरडीसी कैंप के लिए नई दिल्ली के लिए कम से कम 4 या 5 कैडेट प्रत्येक साल भाग लेते हैं, जबकि कई 10 कॉलेज को मिला के भी एक कैडेट का इसमें भाग लेना संभव नहीं हो पाता। पिछली बार नेवल विंग के पूरे राजस्थान से 3 कैडेट ने भाग लिया जिसमें से 2 कैडेट हमारे महाविद्यालय के थे।
तो इन सभी गतिविधियों के लिए और साइलेंटली काम करने के लिए इस अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से हम लोगों को सम्मानित किया। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर द्वारा वर्ष 2021 और 22 के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है और ये अवार्ड हमें बीएन यूनिवर्सिटी उदयपुर में आयोजित एक समारोह में डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयर कमांडर LK जैन द्वारा दिया गया और वर्ष पर्यंत चलने वाली विभिन्न सह शैक्षणिक और सामाजिक सरोकार की जो एक्टिविटीज़ हैं एनसीसी द्वारा की जाती हैं उसमें हम दोनों ऑफिसर्स जो हैं उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। और इस अवार्ड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैडेट्स की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि उन्होंने जो हमारी भूमिका उनसे वो सारी एक्टिविटीज़ करवाने की थी और कैडेट्स ने बहुत ही जोश के साथ इन एक्टिविटीज़ को पूरा किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कॉलेज के प्राचार्य दीपक मेहरा सर का और उन्होंने हमें सारा मौका दिया है। इसके अलावा 11 राज आर्मी विंग के जो हमारे CO साहब हैं जिन्हें BP फर्नांडिस, कर्नल BP फर्नांडिस व एडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल लखविंदर सिंह साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया और प्लेटफॉर्म दिया कि हम ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं अपने सीनियर कैप्टन मनोज यादव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और कैडेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद ताकि मैं अपना एक्सीलेंट या सर्वश्रेष्ठ है वो प्रदर्शन कर पाई। पूरे साल भर एनसीसी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें ये अवार्ड दिया गया। माखोपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। आशुतोष इंडस्ट्रीज में गुड़ के टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से हुई मौत। माखोपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आशुतोष इंडस्ट्रीज में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा घटित हो जाने से 2 लोग अकाल मौत का नेवाला बन गए। प्रत्यक्षदर्शी दिलावर चौहान ने बताया कि आशुतोष इंडस्ट्री में दरअसल फाउंड्री का कार्य होता है जहां गुड़ का टैंक बना हुआ है। वहां सुबह एक मजदूर टैंक में उतरा लेकिन गैस ज़्यादा बनने की वजह से वह वहीं बेहोश हो गया, जिसे बचाने टैंक में उतरे मुनीम ढलवाल भी टैंक में ही बेहोश हो गए और उन्हें बचाने के लिए तीसरा मजदूर भी उतरा लेकिन चीख पुकार सुनकर अन्य मजदूर वहां इकट्ठा हो गए और बेहोश हुए मजदूर को तत्काल खींचकर बाहर निकालकर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक टैंक के अंदर उतरा मजदूर और मुनीम दम तोड़ चुके थे। हादसे की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और JCB मशीन मंगाकर टैंक को तोड़कर दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल भेजा लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतकों के शवों को जेलन अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। मरने वालों में उदयपुर निवासी मजदूर राजेंद्र और भोपो का बड़ा निवासी मुनीम मोहनलाल ढलवाल शामिल हैं। आज सुबह प्रातः यहाँ पे माखोपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक आशुतोष इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मजदूर गुड़ के टैंक में से गुड़ लेने के लिए बाल्टी जब डाल रहा था तो अचानक गैस के कारण उससे बेहोशी आई और वो टैंक में गिर गया। तो उसे बचाने के लिए वहाँ जो मुनीम जी हैं, मोहनलाल जी हैं, वो उसे बचाने के लिए जैसे ही घुसे तो उनको भी गैस के कारण बेहोशी आई और वो भी उसमें गिर गए। तो मुझे वहाँ के कर्मचारी ने फ़ोन करा कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैं तुरंत वहाँ मौके पे पहुँच के दोनों को निकलवाया और निकलवा के यहाँ पे जेलन भेजा जहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। एक राजेंद्र है उदयपुर का और एक मोहनलाल जी जो भोपा के बाड़ा अजमेर में निवास करते हैं। भैया ये ढलाई खाने की फैक्ट्री है और ढलाई का काम चलता है तो उसमें ये गुड़ यूज़ होता है, उसकी फैक्ट्री। लगभग आधा पौन घंटा लग गया निकालने में क्योंकि अंदर 15-20 मिनट तो मान लो, क्योंकि वहाँ एक जन जो निकालने के लिए घुसा अंदर वो भी बेहोश हो गया था। उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भेजा जहाँ उसका उपचार चल रहा है अभी, तो उसको बेहोश हो गया था। उसको निकालते 3 दिनों के हादसा हुआ है। हादसा 3 दिन, वो एक जना निकालने के लिए जैसे घुसा ना वो भी बेहोश हो गया था, उसको बाहर निकाल के तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। तीसरे का नाम ध्यान नहीं है, उसको बालाजी हॉस्पिटल पहुंचाया, वो ठीक है, हो गया, वो बिल्कुल सही है। पुलिस मौके पे आ गई थी और उन्हीं के सामने ये निकाल के दोनों को और यहाँ जेलन भेजा जाए। इनको मृत्यु क्रेन से तोड़ करके, हाँ JCB से तोड़ा, JCB मंगवा के हमें इत्तला मिली थी कि आशुतोष इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है ढलाई खाना की, तो उसमें वहीं के जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, उसकी सफाई कर रहे थे टैंक में। तो वो गैस वैस शिकायत आई तो उसकी इत्तला पर हम यहाँ मौजूद होते तो वो गैस से वो बेहोश की स्थिति में हो रहे थे, तो उनको जेलन से पहुँचा दिया और हम भी मौके से आए हैं, मौके से मौका मुआयना करके अब जेलन से जा रहे। PHED की 1000 mm की पाइपलाइन में हुआ ब्लास्ट, जलापूर्ति हुई ठप। प्रातः 6 बजे नसीराबाद रोड पर ब्लास्ट से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, हजारों गैलन पानी हुआ व्यर्थ।
नसीराबाद रोड पेट्रोल पंप के सामने मुख्य सड़क पर गुरुवार सुबह 6 बजे सड़क के नीचे दबी PHED की 1000 mm की पाइपलाइन ब्लास्ट होने से दोनों ओर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पानी का तेज फव्वारा सड़क पर बहने से दोनों ओर की सड़कें दरिया बन गईं। अचानक हुए इस हादसे में गनीमत रही कि उस वक्त कोई सड़क से गुजर नहीं रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल 15 से 20 साल पहले इस मार्ग पर सीमेंट की 1000 mm की पाइपलाइन सड़क किनारे हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे 4 लेन सड़क का निर्माण होता गया, यह पाइपलाइन सड़क के बीचों बीच आ गई। इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन भी रहता है, लिहाजा सीमेंट की पाइपलाइन पर दबाव पड़ने से यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। लगभग साल भर पहले इसी स्थान से थोड़ा पहले यही लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। उस वक्त भी सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया था। आज फिर ठीक वैसा ही हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल PHED को सूचना दी। PHED के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर 7 नंबर माखूपुरा वाटर टैंक से सप्लाई वाल्व को बंद कराया। मौके पर मौजूद PHED विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपाल शर्मा ने बताया कि 15-20 साल पहले सीमेंट की पाइपलाइन डाली गई थी, जो कमजोर हो गई है। वहीं सड़क के बीच होने की वजह से उस पर वाहनों का दबाव भी पड़ता रहता है। फिलहाल पाइपलाइन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। देर रात तक MS पाइपलाइन का एक टुकड़ा ज्वाइंट करके इसकी रिपेयर कर दी जाएगी। कल तक पेयजल व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। 7 नंबर माखूपुरा पे जो टैंक है हमारा, वहाँ से अलवर गेट एक लाइन है 1000 mm की। उस लाइन में करीब 6 बजे बस्ट हो गया और जिसमें बस्ट हुआ तो मौके पहुँच गया। उससे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे हमें जानकारी मिली 6 बजे हमने वाल ऑपरेशन बंद कर दिया, हमारी टीम पहुँच गई और जब फर्स्ट पाइप है उसको चेंज करने का काम चल रहा है और लेट नाइट तक उम्मीद है कि काम हो जाएगा हमारा काम। बिल्कुल बिल्कुल विभाग तत्पर है। विभाग की पूरी 100% कोशिश है एज अर्ली एज इसको हम रेस्टोर करते सप्लाई डाली गई थी। आज के 15-16 साल पहले तो सड़क के किनारे भी थी। सड़क चौड़ा होने के बाद बीच में आगे ट्रैफिक मूवमेंट भी कारण हो सकता है और दूसरा एजिंग इफेक्ट जो है ना, तो पाइप में एजिंग इफेक्ट भी कारण हो सकता है, जिसके कारण इसमें बस्ट हुआ लाइन है। ये सीमेंट कॉन्क्रीट के लाइन है, PSCC लाइन है। नहीं, जो पाइप बस्ट हुआ है वहाँ उसकी जगह MS पाइप डाला जाएगा। ये करीब 5.5-6 मीटर का पाइप चेंज करेंगे टुकड़ा करने में। सबसे पहले हमारी सब प्रॉब्लम ये रहती है, जो काम हमें करना होता है उसके लिए हमें ड्राई कंडीशन की जरूरत होती है और ड्राई कंडीशन क्योंकि संभव नहीं होती, इसलिए डिवाटरिंग का काम चलता है। तो मेन जो डिवाटरिंग में समय काफी लग जाता है। डिवाटरिंग के बाद उतना 7-8 घंटे डिवाटरिंग में लग जाते हैं और 5-6 घंटे या 7 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो डिवाटरिंग का काम अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा। पाइप आगे आई हमारे पास में और उम्मीद है कि जल्दी से लगे। हाँ, पानी भरा है के बाद। AVVNL कर्मचारियों की लापरवाही से उपभोक्ताओं का हुआ लाखों का नुकसान। लोहागल मोडी मोहल्ला में 11 kV की लाइन में हुए फॉल्ट से विद्युत उपकरण फूके। गुरुवार सुबह लोहागल मोडी मोहल्ला राजकीय स्कूल के पीछे लगभग 50 मकानों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से लाखों रुपए के विद्युत उपकरण फूंक गए। वहीं कई लोगों को हल्के करंट का सामना भी करना पड़ा। क्षेत्र में सर्वेश्वर मशीन्स के नाम से फैक्ट्री चलाने वाले मनीष शर्मा ने बताया कि वह अपनी फैक्ट्री में बैठे हुए थे और मजदूर मशीनों पर काम कर रहे थे। तभी अचानक धमाके की आवाज़ के साथ उनके AC, कंप्यूटर, CCTV, DVR सब में से आवाज़ के साथ धुआं निकलने लग गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विद्युत कर्मचारी मीटर कनेक्शन करने के लिए आए हुए थे, जिसके लिए उन्होंने शटडाउन लिया था। जैसे ही लाइन चालू कराई, धमाके के साथ लोगों के घरों में रखे विद्युत उपकरण फूंकने लगे। इसकी सूचना AVVNL के अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन घंटों हो गए, कोई भी सुध लेने नहीं पहुंचा है। जी भैया, ये लोहागल के अंदर मोडी मोहल्ला गवर्नमेंट स्कूल के पीछे एरिया है, जहाँ पे आज सुबह एक यहाँ पे घर में कनेक्शन दे रहे थे, तो उस दरमियान में लाइटें बंद करी थी और लाइटें बंद करने के बाद में यहाँ पे वापस उनको कनेक्शन देके वापस लाइटें चालू करी थी। लाइटें चालू करने के बाद में 1 सेकंड के अंदर इतना बड़ा, यानी कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए। यहाँ पे किसी के पंखे फूटे, किसी के मोटरें फूटी, किसी के फ्रिज फूट गए। ये हमारे सबके CCTV कैमरे वगैरह, हमारे जो फैक्ट्री के अंदर मोटरें वगैरह ये सब चल रही थी, ये सारा सब कुछ ब्लास्ट हो चुका है। वेल्डिंग मशीनें वगैरह सब कुछ ब्लास्ट हो गई है। AC वगैरह, मैं AC के सामने बैठा था, बहुत खतरनाक धुआं वगैरह निकला, उसमें से आग लगी। DVR वगैरह होता है, ये CCTV कैमरों के, ये सारे पूरे ब्लास्ट हो गए। ये कम से कम भैया 50 से 60 मकान है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े आगे जाओगे तो ये एक है ना और एक और बस्ती है, उसमें भी पूरा कम से कम वहाँ पे 20-25 मकान वहाँ पे भी है। मोमडन्स फैमिली रहती है, उसमें भी है ना पूरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हर घर के अंदर यानी कि पंखे, मीटर वगैरह, AC के वो अपने चार्जर वगैरह
यानी कि चार्जर ऐसे उछल उछल के गए हैं कि आप खुद देखोगे तो बोलोगे यार ये स्थिति है। आपने मीटर की स्थितियां देख ही ली है, सबके मीटर के पूरे जल के राख हो चुके हैं। अभी तक हमारे को प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रही है, कोई संभालने नहीं आया है। और ये इनको 2-4 जनों लाइनमैन वगैरह को भेजा हुआ है, वो कह रहे हैं होएगा होएगा होएगा, वो कर रहे हैं। एएन को फ़ोन कर दिया है, जेएन को फ़ोन कर दिया है। हमारे अभी तक बहुत जो नुकसान हुआ है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि नुकसान की भरपाई कौन करेगा। भैया इसमें अपने हमारे रोटी बनाने की मशीनों की फैक्ट्री है, इसमें अभी तक जैसे हमारी जो लेबर बता रही है कि है ना भैया 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान है, 5 लाख रुपए का नुकसान है। आगे लाइट आने के बाद में और क्या क्या बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज आप मामूली रकम मानते हैं एएससी के 40 से 50 हज़ार रुपये का आता है, तो आप यही चीज़ अंदाज़ा लगा लो। ये भैया बिल्कुल प्रशासन की, ये इनके AVNL की लापरवाही है, इसमें बिल्कुल सरासर लापरवाही है। इसमें हमारे को कोई जवाब नहीं दे रहा है। EN को फ़ोन कर दिया, JN को फ़ोन कर दिया, कोई आने को तैयार नहीं है। आज इन्होंने वहाँ पे महिलाएं बैठा रखी हैं, उन महिलाओं को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन काट देती है, बोलती है कि 5 मिनट में आ रही है, जबकि आज सुबह 10 बजे का हादसा हुआ है, अभी 1 बज रही है, कोई नहीं आया यहाँ पे। बिल्कुल AVNL है, अभी तक उन्होंने कोई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं क्षेत्रवासी रविकांत, सुमित्रा और मीरा देवी ने बताया कि उनके घरों में रखे टीवी, पंखे, विद्युत मीटर, फ्रिज, कूलर सब में धमाके के साथ धुआं निकलने लग गया और सभी उपकरण जल गए हैं। ऐसे में उन्हें लाखों रुपए का चूना विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लग गया है और इसके बावजूद भी कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंच रहा। उन्होंने विद्युत विभाग से उनकी गलती से हुए इस हादसे के चलते हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। मोडी मोहल्ला है, लोहागढ़ है और ये मतलब एकदम झटका लगा था, उससे बच्चों को लेकर खड़ी थी, मेरे बच्चे और मैं दोनों गिर गई और हमारे टीवी पंखे जो चल रहे थे वो भी शॉर्ट हो गए हमारे, मीटर भी जल गए हमारे दोनों के, पड़ोसन के और मेरे। मतलब जो मेरे बच्चे थे दोनों उधर भी खेल रहे थे पड़ोसी के, उनके भी मतलब झटका लगा तो दोनों बच्चे वो भी गिर गए थे। वो पास वाले जो लाइट लगा रहे थे उनकी वजह से हुआ मेरे तो मतलब टीवी और पंखे दोनों वो जल गए और मतलब हमारे करंट आने से हम बच गए। हाँ, बड़ा हादसा होते हुए बचा। मतलब बच्चे अगर हमारे दोनों बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर मैं क्या करती बताओ आप। पीछे की तरफ ही है थोड़ा सा सर, कबीर नगर के साइड में। क्या हुआ था? तो सर वहाँ पर जितने भी अपने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट थे सारे जल चुके हैं सर, टीवी, LCD वगैरह और बच्चे और फ्रिज वगैरह, कूलर, टीवी, पंखे, सारी चीज़ें बुरी तरीके से जल चुकी है। मीटर भी जल चुका है बुरी तरीके से। क्या कारण है ये? सर ये 11 की लाइन एक साथ ट्रिप मार गई थी, इंसुलेटर फेल हो गया बता रहे थे, लाइनमैन आए थे अभी, उन्होंने इस कारण से बताया है। तो एक साथ वो पावर ज़्यादा आ गया था, इसकी वजह से पूरी लाइन कट चुकी है, पूरे सब चीज़ें मानते हैं आप ये? जी सर, ये प्रशासन AVNL की लापरवाही है सर। अभी तो कोई अधिकारी आया? जी सर, कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक मौके पर कोई भी। जी सर, कम से कम 40 से 50-60 घरों के पूरी कॉलोनी में नुकसान है सर। ये सरकारी स्कूल मोडी मोहल्ला रोटी फैक्ट्री के पास में हमारा मकान है। यहाँ पे उधर कनेक्शन करने की वजह से हमारे इधर करंट आए थे और झटका लगा, हमारे बच्चों को भी करंट आ गया था, मेरे को भी आ गए थे। और हमारे फ्रिज जल गया, पंखा जल गया, कैमरा जल गया, मीटर सब जल गया। हाँ, ये बच्चे पड़ोसन का मेरे पास ही खेल रहे थे दोनों ही। अब इसको कुछ हो जाती तो हम क्या जवाब देते सर। मीटर वगैरह बिल्कुल जल गया, बाहर कुछ भी नहीं रहा। ये हो गए हमारे 30-40 हज़ार के नुकसान है सर। लाइनमैन की वो वहाँ कनेक्शन कर रहा था आगे। विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने विधायक वासुदेव देवनानी को वीर शिरोमणि बयानवीर की उपाधि से नवाजा। पत्रकार वार्ताकार वासुदेव देवनानी पर लगाए तथ्यहीन राजनीति करने के आरोप। कांग्रेस के उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने भाजपा के उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को वीर शिरोमणि बयानवीर की उपाधि देते हुए उन्हें बेवजह तथ्यहीन बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि देवनानी मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी मुद्दे पर बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अपनी ईमानदार छवि के लिए विख्यात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली व बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ जिस तरह से देवनानी व भाजपा संगठन के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वह उसकी विश्वसनीयता के साथ अजमेर की छवि को खराब करने में लगे हैं। देवनानी ने अपने कार्यकाल में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल की हो तो बताएं। राजनीति करके कांग्रेस को बदनाम करने के झांसे में अब प्रदेश की आवाम आने वाली नहीं है। रीट परीक्षा पर बयान देते देते रलावता सरकार के गुणगान गाने लगे। सुनते हैं रलावता वाणी। आप सभी का स्वागत है। अपने व्यस्तम समय में से आप समय निकालकर दिवस है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपके माध्यम से अजमेर की आम जनता को भी
नवरात्रा की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नवरात्रा का पर्व इस पूरे अजमेर शहर के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेके आए। मैंने दोस्तों आप सब लोगों को इसलिए निवेदन किया कि अजमेर के अंदर एक लंबे समय से अजमेर की प्रतिष्ठा को सुनियोजित तरीके से गिराने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से हमें राजनीति करनी चाहिए, कांग्रेस के नाम पे करनी चाहिए, बीजेपी के नाम पे करनी चाहिए, पर हम सब लोगों का ध्येय एकमात्र होना चाहिए कि जनता के हितार्थ और अजमेर ज़िले के स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व अजमेर के तमाम नेताओं का है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जनता दल के हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आम पार्टी के लोग हों। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अजमेर उत्तर के जो विधायक, तो मैं अपने शब्दों में खुला कहता हूँ कि अगर उनको वीर शिरोमणि के साथ के अंदर अगर बयान वीर की उपाधि से अगर सम्मानित किया जाए तो बयान वीर के रूप के अंदर सम्मानित जो हैं, जो हर मुद्दे पे चर्चा में रहने के लिए खाली मात्र अपने बयान जारी करते रहते हैं, उनको ये ध्यान में नहीं रहता है कि अजमेर का जब विलय हुआ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें सम्मान के रूप में हमें प्राप्त हुआ, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अभी राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर सम्मानित जो बोर्ड है, जिसकी परीक्षाओं को हर आदमी बड़े गौरव के साथ में देखता है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर इन्हें प्रतिष्ठा गिरेगी तो मान के चलना अजमेर की प्रतिष्ठा गिरेगी, और वहाँ अगर कोई गलती हो रही हो तो निश्चित रूप से आप उनको दंडित कीजिए, वहाँ गलती हो रही है तो दोषियों को सजा दीजिए, पर खाली राजनीतिक रूप के अंदर खाली बयान के आधार के ऊपर हम प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करें। हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षा मंत्री सामान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने राजस्थान के अंदर 31,000 नए बेरोजगारों के हाथ में काम देने का प्रयास किया है, शानदार तरीके के साथ के अंदर जिन्होंने रीट की परीक्षाओं का आयोजन किया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा बयानवीर वासुदेव देवनानी जी का कि जिस दिन यहाँ अजमेर के अंदर रीट की परीक्षाएं हो रही थी, वो हर कार्यालय के बाहर खड़े होकर लोगों को खाना बांट रहे थे, लोगों की व्यवस्था कर रहे थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो शानदार आपने सुंदर आयोजन आपने जो किया था उसके लिए बधाई के पात्र थे। मगर आप खाली राजनीतिक रूप के अंदर आप बयान जारी करोगे। आज आपको इस बात का मानना चाहिए कि राजस्थान सरकार रोजाना एसिडी की छापे पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार के अंदर आप कहोगे साहब कि मुकदमे ज़्यादा दर्ज हो गए, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि जो थाने में आएगा अब तुरंत प्रभाव से उसकी एफआईआर काटोगे। पहले एफआईआर नहीं कटती थी। तो अब इस मुद्दे के ऊपर जब ये बात करते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप चैनल के लोगों से के माध्यम से कि आदरणीय देवनानी जी 18 साल हो गए आपको अजमेर के विधायक बने हुए, एक काम बता दीजिए जिसमें 50 नए लोगों को रिक्रूटमेंट का काम मिलाओ। अगर वो 50 लोगों के रिक्रूटमेंट का एक काम बता देंगे, हम लोग देवनानी जी का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। 18 साल में एक आदमी को आप काम नहीं दे पाए, एक जगह आप विकास की गंगा नहीं लेके आ पाए। आपके कार्यकाल के अंदर बिसलपुर का पानी आदरणीय मोटवानी जी के कार्यकाल के अंदर अजमेर में आया था, वो बिसलपुर का पानी आपके कार्यकाल में जयपुर चला जाता है। आपके कार्यकाल के अंदर अजमेर जो बिजली डिपार्टमेंट है वो टाटा पावर को दे दिया जाता है 25 साल के लिए। पहले 2 महीने का बिल आता था, स्थायी शुल्क मीटर शुल्क 2 महीने में एक बार लगता था। अब हर महीने बिल आने से तो ये हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देते आप हो, चाहे पानी को दो चाहे इनको दो, और उसके बाद ये मांग भी आप करते हो। तो देने के लेने के बाद तो एक रखो कि सार्वजनिक जीवन के अंदर स्वच्छता रहनी चाहिए, नेताओं के प्रति वो रहना चाहिए। मैं इस मौके पर विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने रीट में नहीं, उन्होंने मेरे अजमेर उत्तर के अंदर बोराज जो स्कूल है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया, और अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूल एक और उन्होंने अभी स्वीकृत की है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अजय सर खरेकड़ी
और आपके हाथीखेड़ा के अंदर 5,54,00,000 रुपए की नल योजना में जो योजना थी, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं उनको और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पेयजल की समस्या को मद्देनजर रखते हुए अब एक पानी की टंकी उन्होंने माकड़वाली में दी है, एक पानी की टंकी अभी आपके लोहागल गांव में और स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि जो सड़कें टूटी हुई पड़ी है, रोड टूटा हुआ पड़ा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा पत्र में सीधा स्पष्ट किया था कि निगम के क्षेत्र में 30 किलोमीटर सड़कें मुख्यमंत्री जी ने अलग बजट के, उसमें लोकल बॉडी का बजट नहीं है, निगम का बजट नहीं है, नगर परिषद का बजट नहीं है, मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए रखे। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों को हर्ष हो रहा है कि 27 करोड़ रुपए अजमेर की विभिन्न सड़कों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत से स्वीकृति उस पर प्रदान कर दी है। उन रोडों का शीघ्र ही है कि बोले कि जो निर्माण होगा, पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी मिसिंग लेन के लिए, उस मिसिंग लेन के अंदर चाहे आपके जनाना हॉस्पिटल से लेकर माकड़वाली वाला रोड हो, चाहे आपके फायसागर से लेकर हाथीगढ़ गांव वाला रोड हो, चाहे आपके कुत्ते खाने से लेकर राजौरी की ढाणी होकर वो रोड हो, चाहे अजयसर से करकड़ी रोड हो, इन चारों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, टेंडर जारी हो गए हैं, शीघ्र इनका काम होगा। पिछले दिनों के अंदर मैं राजस्थान के यानी कि पेयजल मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बीडी कल्ला साहब से। उन्होंने अजयसर करेखड़ी हाथीगढ़ा में 5,54,00,000 रुपए के काम स्वीकृत नहीं किए, उसके टेंडर हो गए हैं और 9 तारीख से टेंडर होके उसका वर्क ऑर्डर का काम जो शुरू हो गया है। तो आज जो अजमेर अपने विकास के रथ को पर आगे बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बिल्कुल सही है। बारिश के अंदर रोडें टूटी है, रोडें ठीक होनी चाहिए, पर ये सरकार पूरी करने जा रही है। पर मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से विधायक महोदय, जिस तरह से कोटा के लोग कोटा के विकास के नाम के ऊपर, चाहे वो धारीवाल जी हो, चाहे वो ओम बिरला जी हो, एकजुट होकर अजमेर गांव के विकास में लगते हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय देवनानी जी को। नेतृत्व उनका होगा क्योंकि विधायक वो हैं, उनके साथ मैं चलूँगा और साथ चल के प्रशासन में, कलेक्टर में, जिला राजस्थान की सरकार में बैठकर अजमेर की तमाम समस्याओं का हम लोग निदान करने में सहभागी बने, न कि एक दूसरे के प्रतिनिधि बने। आएगा 2 साल बाद चुनाव, फिर लड़ लेंगे, चुनाव नीतियों पर लड़ लेंगे, सिद्धांत पर लड़ लेंगे, पार्टी के वायलों पर लड़ लेंगे। पर आज आपको हम लोगों के अजमेर के विकास की जो बात होनी चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो इतिहास रहा है, हमें जब राव कमीशन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें मिला अजमेर को, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है, वो प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार रहे। मैं इन्हीं मुद्दों के साथ के अंदर आप लोगों के बीच के अंदर आया था। मेरा निवेदन है कि आप में से इसमें और भी कोई मुझसे कोई बात करना चाहें, आप जो जवाब मुझसे पूछेंगे मैं आपका जवाब दूंगा, पूर्णतः सत्यता के साथ आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। कुचामन में नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला। अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप के बाद होटल के पास फेंका, 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। नागौर जिले के कुचामन सिटी थाने में 2 युवकों के खिलाफ नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नाबालिग पुत्री कुचामन सिटी में एक इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए जाने की कहकर घर से निकली। उसके बाद शाम को सूचना मिली कि वो कुचामन सिटी के एक होटल के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। जब उसे घर लाया गया तो वो होश में नहीं थी। पीड़िता ने अपने घर वालों को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक उसको शैलेश अग्रवाल और अशरफ सफ़ेद रंग की कार में बैठाकर कुचामन ले आए और कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया गया और उसके साथ गलत काम किया। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि शैलेश और अशरफ ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है और उसका वीडियो भी बनाया है। कुचामन थाना अधिकारी रामवीर जाखड़ ने बताया कि मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात मुकदमा दर्ज करने के बाद युवती का मेडिकल परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया गया है। उन्होंने बताया कि गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच डीडवाना वृत्ताधिकारी गोमाराम को दी गई है। मुझे लगभग मेरे पास फ़ोन आया, तो मुझे सूचना मिली कि वाली की एक बच्ची है, उसके साथ कुचामन रेनबो होटल के पास बेहोशी की हालत में वो मिली है। मैंने उसकी मदद के नंबर लिए और उनको कॉल किया। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं कुचामन थाने हूँ
और आप मेरे से घर आके बात करिए। तो मैं वहाँ उनके घर गया, वहाँ मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची अशराफ व शैलेश नाम के दो लड़के थे, उनके साथ कुचामन गई थी। जब वो होश में आई तब उसने बताया उसकी मम्मी को कि मैं कुचामन उनके साथ गई थी। उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया, उसके बाद मैं होश में नहीं थी। मुझे गाड़ी की सफ़ेद कलर की जो गाड़ी थी उसमें पीछे की सीट पर लेटा दिया गया और उसके बाद उस बच्ची को कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसके कुछ वीडियो वगैरह भी ऐसी कुछ सूचना उसकी मम्मी को मिली तो उन्होंने मुझे बताया। वह काफ़ी डर गए थे और जो लड़के के रिश्तेदार थे और थे वे उनके घर पहुंच गए थे और उन्हें डराया भी गया है, धमकाया भी गया है कि अगर तुमने रिपोर्ट करवाई तो हम तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे। उनका बच्चा है, उसको कॉल करके भी ये कहा गया है कि अगर तुमने कोई किसी तरह की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई तो जब तू कभी भी कुचामन आएगा हम तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद उन्होंने जब मुझे ये सारी घटना बताई, मैं उनके घर से अपनी गाड़ी में उनको लेकर कुचामन थाने आया और मैंने FIR दर्ज करवाई। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन को ये कार्रवाई करने के लिए निवेदन दबाव डालें। दिनांक 6/10 को रात्रि में एक पीड़ित परिवार ने जो थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी पुत्री को ऐतराज और एक अन्य व्यक्ति शैलेश नामक जो यहाँ से गाड़ी में डाल के ले गए और उसके साथ उसको नशीली कोई पदार्थ पिलाकर उसके दुष्कर्म किया। वह बाद में उसको कुचामन बस स्टैंड के पास पटक के चले गए। क्योंकि बच्ची पहले, उनका कहना यह है कि बच्ची पहले होश में नहीं था, इसलिए घर जाने के पश्चात तो बच्ची से बात पूछ के और उन्होंने जो रात्रि में मुकदमा दर्ज कराया, जिसका रात्रि में मेडिकल मुआयना कराया जाकर है जो साधारण उपचार करवाया गया और मुकदमा दर्ज करके इसका अनुसंधान है जो डीडमाना वर्ताधिकारी श्री गोमा राम है जो कर रहे हैं। आगे इस प्रकरण में नामजद एक आरोपी असराज उर्फ असू उर्फ सदीक नामक के मिरासी है, जिसको है जो हमने डिटेन कर लिया। डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है, उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। युवा कांग्रेस ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली का किया अभिनंदन। बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बुके और माला देकर जताया रीट परीक्षा के सफल होने पर आभार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली के द्वारा रीट परीक्षा 2021 के सफल आयोजन पर युवा कांग्रेसियों द्वारा गुरुवार को बोर्ड कार्यालय में डॉक्टर DP जारोली का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। युवा कांग्रेस नेता सुनील लारा और सागर मीणा के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों ने जारोली को बुके देकर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। युवा कांग्रेस नेता सुनील लारा और सचिव सागर मीणा ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता छपास की बीमारी से ग्रसित हैं। युवा कांग्रेसी भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोर्ड अध्यक्ष के समर्थन में पूरी कांग्रेस और युवा कांग्रेस खड़ी हुई है। भाजपा द्वारा उन्हें और कांग्रेस को बदनाम करने के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बयान देने से पहले अपने कार्यकाल को देखें, फिर दूसरों पर उंगली उठाएं। बोर्ड चेयरमैन जारोली साहब, जिन्होंने इतिहास में पहली बार जो रीट को जो सफलतापूर्वक आयोजन किया, पूरे राजस्थान में छात्रों ने बधाई दी है। जिन छात्र जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे 2-2.5 साल से, उन लोगों की जो मेहनत थी उनकी रंग लाई और उन्होंने जिस तरह से जो सफल आयोजन किया रीट का, उसको हम बधाई देना है। और जिस तरह से ये बीजेपी के जो नेता जो अपने गिरबा में तो झांक नहीं रहे, इनके कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने क्या किया, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज ये सिर्फ छपास की बीमारी को लेकर फोटो में आने के लिए, अखबारों में आने के लिए जिस तरह से जारोली साहब का गलत इस्तेमाल करके, बयानबाजी करके उनको छवि खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेकर के आज हम युवा कांग्रेसी, अनुयायी सभी साथी मिलकर के जारोली साहब को बधाई देना है और उनके सम्मान में युवा कांग्रेस ही खड़ा है। अगर किसी भी तरीके से अगर उनकी छवि को बदनाम किया जाता है तो पूरे राजस्थान में इन बीजेपी नेताओं का जो लोगों ने जो भ्रष्टाचार किए इनके कार्यकाल में, उन भ्रष्टाचार को खोलने की हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और जो नेता जो कह रहे हैं पहले अपने ग्राम में झाँको, आपने जो अपने कार्यकाल में जो आयोजन किए उनमें आपने क्या क्या नहीं किया, अरे अपने तो देखो पहले। जिन जारोली साहब ने जो बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिन लोगों ने, उन लोगों को बधाई देने की जगह इनको सिर्फ फोटो खींचने की मन में आ रही है, अखबारबाजी करने की जरूरत आ रही है। और इसी के तहत आज हम यहाँ पे बधाई देना है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, हमने उनको माला पहनाकर बुक्के देकर सम्मान किया है। जो रिट का हजारों विद्यार्थियों ने पेपर दिए और पेपर बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ है, पारदर्शिता से हुआ है। लेकिन कुछ नेता जिनको केवल झूठी वाहवाही लेनी है, जो खुद अजमेर के
पूर्व शिक्षा मंत्री है, उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए, उन्हें वो नहीं दिख रहे। और जो खुद अपने पद के आगे डॉक्टर लगाते थे, जो हमने पूर्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करके हटाया, जो खुद फर्जी डिग्री लेके घूम रहे थे, जिनकी बच्ची की खुद की फर्जी डिग्री का मामला है, वो दूसरे के गिरेबान पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखे। शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने आज तक भी कोई पेपर में किसी भी तरह का कोई उजागर नहीं करा, लेकिन जो जालूरी साहब है, उन्होंने परीक्षा के अंदर इतने पुख्त इंतजाम करे, जब पता चला कि चप्पल में किसी प्रकार का कुछ यंत्र लगा हुआ है तो दूसरी बारी में बच्चों की चप्पल खुला दी। हर तरह से पारदर्शिता है, लेकिन उसके बाद भी जो नेता हैं, केवल बीजेपी के नेता झूठे, जो हजारों विद्यार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गहलोत सरकार ने इतनी योजना निकाली, उसका सभी को लाभ मिलना चाहिए। नवंबर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नवंबर माह में प्रस्तावित विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2021 का कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया, जिसकी वजह से मेले के आयोजन से जुड़े लोगों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं सनातन हिंदू धर्म पर भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु इस विश्व प्रसिद्ध मेले के आयोजन नहीं होने से हिंदूवादी संगठनों में भी रोष है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पुष्कर मेले के आयोजन की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। बजरंग दल विभाग अध्यक्ष पंडित किशन कुमार शर्मा ने बताया है कि गत 2 सालों से कोरोना के कारण मेला निरस्त किया गया, जिसकी वजह से पशुपालकों सहित मेले के आयोजन से जुड़े लाखों लोगों के ऊपर आजीविका का संकट गहरा गया है। वहीं गत दिनों अन्य समुदाय के त्योहारों को मनाने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई, लेकिन हिंदू समाज के त्योहारों पर पाबंदी लगाकर सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप मेले के आयोजन की स्वीकृति प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से आज हम सभी जिलाधीश मोर्चे के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। गत दिनों में जो क्या नाम जो अन्य धर्म के जो त्यौहार थे उनको परमिशन प्रशासन ने प्रदान की थी, लेकिन जो हिंदुओं का सनातन हिंदू धर्म का जो केंद्र है पुष्कर मेला, उसको प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। हम जिलाधीश मोर्चे के माध्यम से ये मांग करते हैं, जितने भी पशुपालक है, 2 साल से पशु मेला बंद हो रखा था, उनकी आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट चुकी है और इसी प्रकार से जो कुटीर उद्योग है वो भी समाप्त होने के कगार पे आ गए हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय तत्काल प्रभाव से पुष्कर मेले को शुरू करने की परमिशन प्रदान करें। शारदीय नवरात्र में राजगढ़ धाम पर हुई घट स्थापना। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मां कालिका और बाबा भैरव की पूजा अर्चना कर अखंड ज्योत की प्रज्वलित। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर गुरुवार सुबह शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मां कालिका व बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर सभी देवी देवताओं की साक्षी में पूरे विधि विधान से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर घट स्थापना की। अखंड ज्योत एकम से प्रारंभ होकर नवमी तक चलेगी, जिसका समापन दशमी को होगा। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए धाम पर किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं रखा गया है। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा विधिवत 10 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित की हुई है, जिसमें महाराज व उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए शारदीय नवरात्र के 9 दिन 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक धाम पर मनाया जा रहा है। घट स्थापना के समय व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, ताराचंद, अविनाश सेन, कैप्टन मुकेश सेन, राहुल सेन के साथ कपिल, यश, मिलन, युवराज, वैभव, भव्य, मिताली, वंशिका, बुलबुल आदि मौजूद रहे। घट स्थापना के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राजगढ़ के देवपुरा, चैनपुरा, चाट, सरदारपुरा, नया गांव, बिठूर, माता मगरी के ग्रामवासियों ने चक्की वाले बाबा से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक डीजे की धुन पर गाजे बाजे के साथ नाचते गाजते पहुंचकर बाबा भैरव व मां कालिका के श्री चरणों में झंडे चढ़ाए। तत्पश्चात सभी ग्रामवासियों की ओर से चंपालाल महाराज का 51 किलो की माला, साफा, शॉल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में नारायण गुर्जर, रामदेव सिंह रावत, कुलदीप मेघराज, सुरेंद्र गुर्जर, सलीम, रामकरण, बलराम आदि मौजूद रहे। आज श्री मसानिया भैरवधाम राजगढ़ पर अखंड ज्योत प्रज्वलन कर नवरात्रा महोत्सव का आगाज़ किया गया। गुरुदेव श्री के परिवार ने मां कालिका, बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की। घट
स्थापना की। आज के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता और सभी दर्शनार्थी धाम पर मौजूद थे और सभी ने गाइडलाइन का, कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया। सबने 2 गज की दूरी बनाए रखी, सबने सैनिटाइज किया और मंदिर को भी दिन में 2-3 बार सैनिटाइज किया जाता है। और गुरुदेव श्री ने एक ही आदेश दिए हैं कि 9 दिनों तक आयोजित इस नवरात्रा मौसम में किसी को कुछ लेकर के नहीं आना है, न कोई माला, नारियल, अगरबत्ती, कोई भी पूजा सामग्री लेकर के नहीं आना है। और जहाँ तक संभव हो अपने घर से बैठ कर के बाबा का ध्यान करें, अरदास करें, बाबा सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। गुरुदेव श्री ने यही आशीर्वाद आज हम सबको प्रदान किया है। राज्य में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना लागू। 22 अक्टूबर से आवेदन आमंत्रित 200 मेधावी विद्यार्थियों के विदेश में उच्च अध्ययन का खर्च उठाएगी सरकार। राज्य सरकार प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश की चुनिंदा 50 संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए इसी सत्र से राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई है, जिसके लिए आगामी 22 अक्टूबर से आवेदन आमंत्रित किए जा सकेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को इस योजना की घोषणा की थी। विभाग ने तत्परता से कार्य करते हुए विस्तृत नियम बनाकर इस योजना को इसी सत्र से लागू कर 22 अक्टूबर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड व स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी दुनिया की नामचीन 50 संस्थानों से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टोरल स्तर पर अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों की यात्रा, किराया, ट्यूशन फीस सहित संपूर्ण खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। भाटी ने बताया कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केवल मानविकी से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हर साल 200 मेधावी विद्यार्थियों में से 30% अवार्ड छात्राओं के लिए चिन्हित रखते हुए 60 छात्राओं को अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व आवेदकों का संबंधित विदेशी संस्थानों में प्रवेश होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री की पहल पर और हमारे कमिश्नर साहब की पहल पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो है उन विद्यार्थियों को दी जा रही है जिनका विश्व के 50 नामचीन विश्वविद्यालय जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है और अन्य हैं, उनमें जब एडमिशन हो जाता है तो उनकी स्कॉलरशिप, उनका रहने का, उनकी ट्यूशन फीस, उनका एक बार जाना और एक बार आने का खर्च सरकार वहन करेगी। जिन विद्यार्थी, ऐसे 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है। यदि 200 से अधिक प्रत्याशी आते हैं तो वो लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिससे कि नीडी स्टूडेंट्स जो हैं उनको, उनके माँ बाप, अभिभावकों को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा उनकी शिक्षा के लिए। तो ये जो दी जा रही है, ये दी जा रही है चाहे स्नातक की डिग्री हो, चाहे स्नातकोत्तर की डिग्री हो, चाहे डॉक्टरल डिग्री हो, चाहे पोस्ट डॉक्टरल डिग्री हो, सब में, सबके लिए ये दी जा रही है। 22 अक्टूबर से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें और एक लिंक है जो हम शेयर कर रहे हैं, हम सर्कुलेट कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinds.com। सच के साथ।